हाँ जी, हेलो। गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। आवाज आ रही मेरी? अच्छी तरह से? आई एम फाइन, बहुत बढ़िया। टेबल याद हो गई क्या? अरे वाह। अच्छा, ये जल्दी से बताओ, कौन बताएगा मोनो एटॉमिक के यानी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, इसके लिए क्या वैल्यू होती है? जल्दी से लिखते जाओ। मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है? केवल ट्रांसलेशनल पूछ रहा हूं। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक सबके लिए है। अच्छा अच्छा। और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले लिखोगे मोनोएटॉमिक की, फिर लिखोगे डायटोमिक की, फिर ट्राइएटॉमिक, लीनियर, और फिर नॉन लीनियर, फिर टेट्राएटॉमिक, लीनियर, और फिर नॉन लीनियर। बहुत बढ़िया पीयूष। पीयूष ने लिखा है, बाकियों ने भी लिखा, उत्कर्ष, अथर्व, मयंक का कुछ गलत दिख रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया शेष, ऋषिता, नाम सारे नील, निश्चय, भार्गव। चलिए, 0 2, मतलब 0 फिर 2, फिर उसका 2 3 2 3 2 3 2 3, यही चलेगा, राइट। मोनोटॉमिक के लिए 0, डायटोमिक के लिए 2, फिर उसके बाद लीनियर है तो 2, नॉन लीनियर है तो 3। और बची कौन सी? वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर के लिए कितनी है, नॉन लीनियर के लिए कितनी है? वाइब्रेशनल की बात कर रहा हूं अब मैं। वाइब्रेशनल का भी आंसर आ गया, 0 1 4 3 7 6। विनय ने लिखा है, और भी नाम लिख रहा, नाम अनीशा ने भी कुछ लिखा है। मैं नाम और दोनों एक साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, नाम पढ़ने लगता हूँ तो नंबर उड़ जाते हैं, नंबर्स को पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ तो नाम गायब हो जाते हैं भाई। 1 4 3 7 6, 1 4 3 7 6, बिल्कुल। उसके बाद सीवीसीपी, सीवीसीपी का फॉर्मूला पता ही है आप सब लोगों को। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और लेकिन वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। और वाइब्रेशनल को तभी कंसिडर करोगे जब क्वेश्चन में कहा जाएगा, अदरवाइज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार आए हैं, उन सबको मैं कहूँगा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखें, जल्दी जल्दी से सारे लेक्चर्स देखें और फिर कंटिन्यू करें। आप अगर बीच में से स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी आपको। तो सीक्वेंस में देखें, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जल्दी से देखें, क्योंकि अभी होमवर्क नहीं दिया है तो केवल आपको लेक्चर्स देखने हैं, जल्दी जल्दी वो देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा पॉइंट्स मैंने बताए थे, जो डिग्री, ये जो मोलर हीट कैपेसिटीज होती है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर बदलने पर मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बदल जाती है। दो, ये अलग बात है कि जो टेबल में हमने माना है, जो टेबल हमने बनाई है, उसमें हम उसको टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, वहां पर हम उनको कांस्टेंट मान रहे हैं, बट एक्चुअल में वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। वो टेम्परेचर बदलने पे बदलती है, प्रोसेस बदलने पे बदलती है। मोलर ही यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी, कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी, कोई और प्रोसेस है तो उसके लिए वैल्यू कुछ और होगी। देन सीवी सीपी कैसे निकालना है वो हमने डिस्कस किया है। आइडियल गैस के लिए सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर होता है, और क्यू का फॉर्मूला एन सी डेल्टा टी, क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। अगर लार्ज चेंज कर रहे हो, इंटीग्रेट कर दो। नाउ, लास्ट क्लास में हमने वर्क की भी बात की थी, तो वर्क डन, तो वर्क डन की मैं बात कर रहा था।
अब वर्क डन का हमें फॉर्मूला लिखना है। साइन कन्वेंशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया था वर्क का। अब यहां पर डिफरेंस आता है। आप कह सकते हो सर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ अलग अलग है। फिजिक्स में आप केवल आइडियल गैसेस के बारे में स्टडी करते हो, केमिस्ट्री में हम आइडियल भी पढ़ते हैं, रियल गैसेस भी पढ़ते हैं, सॉलिड और लिक्विड सबके लिए डिस्कस करते हैं। तो एक डिफरेंस तो वहां पर आता है कि फिजिक्स में आप जो भी फॉर्मूला लिखते हो, जो भी सारा डिस्कशन कर रहे हो, वो सब आइडियल के लिए है। हमारे केस में ऐसा यहां पर आइडियल, रियल, सॉलिड, लिक्विड सबकी बात होगी। सेकेंड थिंग, फिजिक्स में जब आप प्रोसेस डिस्कस करते हो तो सारे ही रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करते हो, इरिवर्सिबल की बात ही नहीं करते। जबकि केमिस्ट्री में हम रिवर्सिबल भी स्टडी करते हैं और इरिवर्सिबल भी स्टडी करते हैं। अभी जो मैं कह रहा हूं सिद्धि उस पर फोकस करो। अब दूसरे कमेंट किसी के भी कुछ नहीं आने चाहिए। अभी मैं किसी का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूं, जो रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री से बातें हैं वो मुझसे पूछी जाए। इधर उधर का कोई कमेंट या कोई और चीज मुझसे ना पूछी जाए, ना यहां लिखा जाए, ठीक है। इसका ध्यान रखें, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो देखो गड़बड़ होगी। तो यहां पर हम रिवर्सिबल की भी बात करेंगे, यहां पर हम इरिवर्सिबल की भी बात करेंगे। तो इसीलिए अब यहां पर जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो थोड़ा आपको अलग दिखेगा। फिजिक्स में केवल रिवर्सिबल को कंसिडर करते हुए आप फॉर्मूला डिराइव करते हो, हम यहां पर रिवर्सिबल की भी बात करेंगे, इरिवर्सिबल की भी बात करेंगे। तो उसका इवन डेरिवेशन भी थोड़ा सा अलग होगा। लेट से ये कोई एक कंटेनर है जिसके लिए हमें पीवी वर्क निकालना है। मान लेते हैं यहां पर कोई एक पिस्टन लगा हुआ है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। राइट नाउ यहां पर कोई एयर नहीं है, मतलब एयर के कारण कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। जो भी फोर्स लग रहा है इस m ब्लॉक के कारण ही लग रहा है, इस मेटल ब्लॉक के कारण लग रहा है, ठीक है। यहां पर अभी हमने यू मान लो कि स्टॉपर्स लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? स्टॉपर्स, जिसके कारण ये पिस्टन यहां से मूव नहीं कर रहा है। पिस्टन जहां है वहीं पर है। जैसे ही हमने इन स्टॉपर्स को यहां से हटाया तो हम क्या देखते हैं, स्टॉपर्स को हटाने पर ये पिस्टन जो है ये कुछ हाइट ऊपर उठ जाता है। मान लो कितनी हाइट ऊपर उठ गया, दिखाने के लिए मैं ज्यादा दिखा रहा हूं। कितनी हाइट ऊपर उठ गया? DH हाइट। पिस्टन DH हाइट ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इस m मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब इसकी अगर एनर्जी बढ़ी है तो इसको एनर्जी दी किसने? ऑब्वियसली इस गैस ने ही अपनी एनर्जी इसको दी है। इस गैस ने ही इसको अपनी एनर्जी दी है, इसी ने इसको धक्का दिया, पुश दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ये किसके कारण हुआ है? ड्यू टू सम फोर्स, ड्यू टू सम फोर्स। तो इसीलिए यहां पर इस एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन। यानी मोड ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? अब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो मास इसका mg और हाइट कितनी ऊपर खिसक गया? DH। तो इंटू DH कर दिया हमने। यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड भी कर रहा हूं। तो DH इंटू A, चेंज इन हाइट इंटू वॉल्यूम, जिसको हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम चेंज हो गया गैस का, गैस का वॉल्यूम इतना चेंज हो गया, यानी इनटू डीवी। mg जो कि फोर्स इस पर लग रहा था, mg फोर्स जो इस पर लग रहा था, ये ब्लॉक जो यहां पर लगा रहा था, बाहर से इस सिस्टम पर जो फोर्स है दैट डिवाइडेड बाय एरिया, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? प्रेशर। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन ये फोर्स जो ये मेटल लगा रहा है, बाहर से सिस्टम पर जो प्रेशर लग रहा है, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, जैसे लिखा हुआ वैसे ही हम लिख रहे हैं। यानी ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स जो कि सिस्टम पर लग रहा है, इसीलिए इस प्रेशर को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। ये प्रेशर भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। यहां से हमें वर्क डन का क्या पता चल गया? मैग्नीट्यूड पता चल गया। P एक्सटर्नल क्यों लिखा है? क्योंकि ये फोर्स जो बाहर से यानी सिस्टम के बाहर से सिस्टम पर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो कि सिस्टम पर लग रहा है, इसीलिए प्रेशर को भी मैंने क्या लिख दिया? P एक्सटर्नल। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहां से जो वर्क डन आए वो हमारे केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ जाए।
हमारे केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आए। तो इसलिए यहां पर सोचो, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है यानी एक्सपांशन हो रहा है, तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। पी तो पॉजिटिव ही है वो, तो यहां पर अगर एक्सपांशन हो रहा है तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो वर्क डन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जबकि यहां से आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो हम चाहते हैं कि आंसर एज पर केमिस्ट्री साइन कन्वेंशन आए, तो इसीलिए अब मैं यहां पर मॉड हटा रहा हूं। अभी तक तो मैग्नीट्यूड आ रहा था, तो अब एज पर साइन कन्वेंशन, एज पर साइन कन्वेंशन जो हमने सोचा है, एज पर साइन कन्वेंशन वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब अगर कंप्रेशन हो रहा है तो डीवी की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और वर्क डन भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो और अगर आप लार्ज चेंज कर रहे हो, ये स्मॉल चेंज के लिए, अगर आप लार्ज चेंज कर रहे हो तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, यानी देर इज अ डिफरेंस, देर इज अ डिफरेंस इन फॉर्मूला। फिजिक्स में आप केवल पी डीवी बोलते हो, यहां पर केमिस्ट्री में एक तो माइनस साइन और उसमें आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक साइन का डिफरेंस है, तो माइनस साइन का डिफरेंस। फिजिक्स में केवल पी डीवी लिखते हो, यहां पर हमने बात की पी एक्सटर्नल। अब मैं बताऊंगा इससे पी डीवी कैसे आएगा, वो भी बात करेंगे, बट हमेशा पी डीवी नहीं होगा, हमेशा पीडीवी नहीं होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे पूछूं वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। और अब आपको साइन के बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने आप आंसर आएगा। अगर यहां से सॉल्व करते वक्त आंसर माइनस साइन के साथ आता है, इसका मतलब आप समझ जाओ सिस्टम वर्क कर रहा है। यहां से आंसर प्लस साइन के साथ आता है, तो इसका मतलब समझ जाओ सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब सबसे बड़ी, ये फॉर्मूला तो चलो याद है, और फिर से कह सकता हूं ये पीवी वर्क का फॉर्मूला है, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पीवी वर्क। चाहो तो यहां पर लिख सकते हो ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पीवी वर्क। और वही मैंने आपको पहले ही कहा था, केमिस्ट्री में हम मेनली बात ही किसकी कर रहे हैं? पीवी वर्क की। तो हमेशा एप्लीकेबल है, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। फर्दर यहां से मैं आपको बता दूं, ये जो वर्क डन है, वर्क डन विल बी जीरो इफ, ये वर्क डन जीरो कब होगा? या तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट रहे, अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो आएगा ही आएगा। या दूसरा क्या हो जाए, वॉल्यूम तो चेंज हो लेकिन पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए, पी एक्सटर्नल जीरो हो जाए। इसे पता क्या बोलते हैं? जब पी एक्सटर्नल जीरो होता है तो इसे बोला जाता है फ्री एक्सपांशन। कैसे होगा ये फ्री एक्सपांशन? बहुत सारी बातें आपको डायग्राम से थोड़ी समझ में आनी चाहिए। कोई पूछता है फ्री एक्सपांशन करना है तो कैसे करोगे? नहीं पता, पता होना चाहिए। पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है, ऐसे सोच लो कि एक कंटेनर है जो कि पूरा ऊपर से पैक है, यहां पर स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये स्टॉपर्स है क्या है, और यहां पी एक्सटर्नल जीरो है, यहां पी एक्सटर्नल क्या है? जीरो। अच्छा एक और चीज बता दूं, केमिस्ट्री में पिस्टन को हमेशा मासलेस मानो। अगर पिस्टन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, दैट मीन्स पिस्टन इज मासलेस, पिस्टन को आपको मासलेस मानना है। अब क्या होगा, यहां पर कोई गैस है, जैसे ही मैं स्टॉपर हटाऊंगा, जैसे ही मैं स्टॉपर हटाऊंगा डेफिनेटली पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन वर्क डन यहां पर क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो है। इसी को क्या बोला जाता है? फ्री एक्सपांशन। इसी को बोला जाता है फ्री एक्सपांशन। लिखते जाओ जो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो ये वर्क डन जीरो हो सकता है इन दो केसेस में कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो और पी एक्सटर्नल जीरो, जिसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ठीक है, देखो बेटा, जिनको लगता कुछ कम समझ में आया,
बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, इससे कम स्पीड में करेंगे तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा। आपको पता, मैं 18 लेक्चर्स ले लूंगा थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें भी अभी हम स्लो चल रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा और मैं स्लो करूंगा तो पता नहीं कितने लेक्चर में होगा। तो हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा स्लो नहीं पॉसिबल है। तो अगर किसी को भी लगता है तो क्लास के बाद वापस से रिवर्ट यानी वीडियो देखे, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है। देन यहीं पर नेक्स्ट सबसे बड़ा एक और पॉइंट पता क्या आता है, यूनिट्स को लेके बहुतों को प्रॉब्लम होती है। यूनिट्स को लेके क्वेश्चन ये आता है कि समझ में ही नहीं आता किस यूनिट में पुट करना है। कोई बता सकता है यहां पर प्रेशर किस यूनिट में पुट करेंगे और वॉल्यूम किस यूनिट में पुट करेंगे? किस यूनिट में पुट करोगे प्रेशर? और ये बहुत बड़ा इश्यू है, बहुतों को क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, बट आंसर फिर भी गलत आता है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स ही नहीं पता, सब कन्वर्जन फैक्टर नहीं पता। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो ये वॉल्यूम जो है लीटर में पुट करते हो, और वर्क डन की जो यूनिट है, वर्क डन की जो यूनिट है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। और अगर ये पास्कल में है तो ये मीटर क्यूब में होना चाहिए, और ये सब ऐसा यूनिट है, पास्कल, मीटर क्यूब, ये ऐसा यूनिट है। तो ये वर्क डन पता है किस में आ जाएगा? जूल में। ज्यादा से ज्यादा ये, या फिर समटाइम्स हम बार और लीटर, अगर बार और लीटर में यूज करो तो फिर इसकी यूनिट भी बार लीटर ही होगी। ये तीन यूनिट्स फॉलो की जाती है, जिसमें बार वाली तो बहुत कम होती है, मोस्टली या तो फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। अगर 1 एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है तो सीधा 1 एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करो, 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। और लीटर को मीटर क्यूब में तो 10⁻³ मीटर क्यूब। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 101.325 जूल। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल्स टू 101.325 जूल। लेकिन यही 1 बार लीटर को अगर आप करोगे, 1 बार लीटर, तो ये आ जाता है 100 जूल। सोनू बेटा, क्या बताऊं अब तुम्हें? पिस्टन बताना पड़ जाएगा तो फिर तो कुछ भी बताना पड़ जाएगा, है ना? लीव इट। क्योंकि 1 बार का कन्वर्जन आप सबको पता है, ये याद हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, ये याद होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेट वर्क डन इफ, कैलकुलेट वर्क डन इफ, वर्क डन फॉर द expansion of a gas from 20 liter to 2 liter to 5 liter against against constant external pressure 10 bar, variable external pressure 5 plus 2
वी। पहले पार्ट में तो प्रेशर 10 बार, दूसरे में प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि ये वी के साथ ब्रैकेट में लीटर इनवर्स रखा हुआ लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि इसकी यूनिट है लीटर इनवर्स। तो जब आप वॉल्यूम यहां लीटर में पुट करोगे तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि यहां पर ये जो वॉल्यूम पुट होगा वो लीटर में पुट होगा, ये कहा जा रहा है। जल्दी से आंसर निकाल दो। पहले पार्ट का आंसर जो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट का, वो तो आपको निकालना है जूल में। इसका आंसर किस में दोगे? जूल में। और सेकंड पार्ट का आंसर किस में दोगे? एटमॉस्फेयर लीटर में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है जूल में, सेकंड पार्ट का आंसर देना है एटमॉस्फेयर लीटर में। विथ साइन लिखना है, विथ साइन। आंसर जो भी लिखोगे विथ साइन। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। बिल्कुल सही, फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट का भी बता दो। सेकंड पार्ट का आंसर मैंने एटमॉस्फेयर लीटर में ही मांगा है। यूनिट्स वैसे कन्वर्ट करो, आपकी इच्छा, अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का करना ही कुछ नहीं है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी, प्रेशर 10 बार। और अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल की वैल्यू -10, V2 माइनस V1 5 -2, यानी -30 बार लीटर, यानी -3000 जूल, यानी -3 किलो जूल। सेकेंड पार्ट का आंसर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तो वर्क डन इक्वल्स टू 5 + 2V इंटू डी। ठीक है, लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स कहां से कहां की? 2 से 5 की। राइट, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां पर वॉल्यूम नहीं पुट करते हो। अब यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो 5V प्लस 2V² / 2 ये आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5 इंटीग्रेट किया हमने, लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो यहां पर फर्स्ट में लिमिट लगाओगे 5, 5 - 2 यानी 15 प्लस 25 - 4 यानी 21, मतलब 36 ATM लीटर। वो जो भी कन्वर्जन करना चाहो वो कर सकते हो। और माइनस साइन कहीं छोड़ दिया मैंने, माइनस साइन छोड़ दिया भाई, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। विथ माइनस। तो ये था क्वेश्चन, सोच लेना कैसे करना है, यूनिट्स पर्टिकुलरली देख लेना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हीट हो गया, वर्क डन हो गया। थर्ड पार्ट पर अब मैं आ रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जिसको ज्यादातर हम यू से या कभी कभी कैपिटल ई से भी लिख देते हैं, इंटरनल एनर्जी यू या ई। अब फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको
एनर्जी के लिए कहा था कि एनर्जी दो ही तरह की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। राइट, ये एक तरीका है सोचने का कि काइनेटिक और पोटेंशियल वर्ड यूज कर लिया, अब कोई डिस्कशन नहीं, सारा कोई और फॉर्म नहीं, बस क्योंकि एनर्जी या तो काइनेटिक फॉर्म में होगी या पोटेंशियल। लेकिन क्या होता है, जैसे हम बहुत बार क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स है, बहुत तरह से कैटेगराइज करते हैं, रिलीजन के हिसाब से भी आप कैटेगराइज करते हो, कंट्री वाइज भी आप कैटेगराइज करते हो, स्टेट वाइज भी कैटेगराइज करते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके होते हैं कि आपने कहाँ से, आप इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो उसी तरह से एनर्जी को यहां पर एक तरीका तो था काइनेटिक और पोटेंशियल, एक तरीका था काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से इसको कैटेगराइज कर रहा हूं, एक और तरीका हम यूज करेंगे, उसके बेसिस पर इंटरनल एनर्जी, यानी एनर्जी को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, सिस्टम के खुद के कारण, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ। अब कोई भी जो सिस्टम है, देखो उसके अंदर कोई ना कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होंगे, आयन होंगे, सब्सटेंस तो हो गई होगा, उनका कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड में भी वाइब्रेशनल मोशन अच्छा खासा होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो, क्योंकि सिस्टम है, एनर्जी कहाँ होती है, सब्सटेंस के अंदर होती है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। क्योंकि एक सिस्टम में एनर्जी ऐसा तो नहीं कि किसी कोने में साइड में भरी रहती है, एनर्जी होती किसके पास है, सब्सटेंस के पास, तो सब्सटेंस के पास कुछ एनर्जी तो किसके कारण, किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के कारण, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, प्लस कुछ एनर्जी जो है वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, उसके कारण भी होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये केवल कौन से फोर्सेस के कारण, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, या एटम्स है तो एटम्स, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस, सारी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई है यहां पर। प्लस हम कहते हैं कि कोई भी अगर एटम है, कोई भी अगर एटम है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और आपको भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, तो वो भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी। इवन आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये ठूस ठूस के भर दिए जाते हैं क्या, या ये मूव नहीं करते, ये भी तो मूव करते हैं भाई, ये भी मूव करते हैं, आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे आप अभी पढ़ते नहीं हो, लेकिन आप कहते हो ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। आपको मैं बता दूं, जब आप हायर लेवल पर जाओगे तब आपको यह भी बताया जाएगा कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनके भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनका भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनका भी मूवमेंट होता है। तो न्यूक्लियस के कारण जो भी एनर्जी है, न्यूक्लियस के कारण जो भी एनर्जी है, उसे हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। राइट, ध्यान रखना, काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। प्लस हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, उनकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, पूरे मॉलिक्यूल की। ये काइनेटिक एनर्जी किस, यहां पर जब मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की, जैसे आप अर्थ की सरफेस पर खड़े हो, लेकिन अर्थ तो मूव कर रही है ना, अर्थ के कारण भी आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक अगर आप अर्थ की सरफेस पर दौड़ने लग जाओ तो वो एक अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, वो एक अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल की अपनी अलग काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग से हम बात करेंगे। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की भी अपनी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी कुछ एनर्जी होगी, यानी एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस,
प्लस हम ये कहते हैं कि जो मास है ना, मास वो भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। आपको भी पता है अगर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं बिल्कुल सही कहा मोहित, न्यूक्लियस हर जगह रहता है बेटा, न्यूक्लियस इज एवरीवेयर, ना ना, उसको हटा नहीं सकते आप। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मास जो है वो भी एनर्जी की फॉर्म ही है। तो अगर m ग्राम सब्सटेंस है तो आप ये कह सकते हो कि m ग्राम सब्सटेंस है तो mc² इतनी एनर्जी मास की फॉर्म में है, इतनी एनर्जी मास की फॉर्म में है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम है तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, न्यूक्लियस के कारण एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण एनर्जी होगी और मास के कारण एनर्जी होगी। लेकिन इसके अलावा भी एनर्जी हो सकती है, एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एनर्जी ड्यू टू, हाँ भाई हाँ, इतना देखो विनीत सही कह रहे हो, एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। सी का मतलब लाइट की स्पीड ही है, mc²। तो यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे मान ले एक कंटेनर आपके हाथ में है, या आप यूं कह दो एक कंटेनर को आपने एक लिफ्ट में रख दिया और लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है। आप कह सकते हो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पहुंच गई तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। अब आप बताओ इसमें से कौन सी एनर्जी चेंज हो गई? क्या कंटेनर का मास बदला? नहीं। न्यूक्लियस बदला? नहीं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस बदले? नहीं। कंटेनर के अंदर के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो तो वही रही। हाँ, पूरा कंटेनर मूव कर रहा है, वो अपनी एक अलग काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई? अगर लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चली गई, लिस्ट फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चली गई, पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होगी? जब आप कहोगे कि इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी वो एनर्जी किसके कारण है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण है, इंटरनल के कारण नहीं है। अगर सोचो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड फ्लोर चले जाए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी। या यूं कह दो कि एक कंटेनर रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कंटेनर रखा हुआ है, तो कह सकते हो कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। अगर यही एक कंटेनर को मैं लेके दौड़ने लग जाऊं तो उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो वो एक अलग पोटेंशियल, सॉरी, वो एक अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो वो एक अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो एनर्जी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कैसे? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन यहां पर अब हम या तो यूं कह दो कि हम मानते हैं कि ऐसा कोई फैक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है, या ऐसे किसी फैक्टर के कारण हम एनर्जी को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी फैक्टर के कारण एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं फैक्टर्स के कारण एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं जो कि सिस्टम के हैं, यानी ड्यू टू दी सिस्टम इटसेल्फ। इसीलिए इस एनर्जी को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी। आगे एक और वर्ड क्या लगा आपको पता है? इंटरनल एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी। इस वाली एनर्जी को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। यानी यूं कह सकते हो केमिस्ट्री में जब हमारा डिस्कशन होगा तो हमारा कंटेनर हमेशा रेस्ट पर होगा, वो मूव नहीं कर रहा है। बाहर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं करेंगे हम,
हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं होगी, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण एनर्जी को कंसिडर नहीं किया जाता है। सच फैक्टर्स, एनर्जी ड्यू टू such factors are not considered, are not considered। केवल कौन से फैक्टर्स के कारण हम एनर्जी को कंसिडर करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स के कारण, इंटरनल फैक्टर्स के कारण। इसीलिए इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? इंटरनल एनर्जी। तो फाइनली यहां पर अब हम केवल इन्हीं एनर्जी की बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं। उसमें भी अब क्वेश्चन आता सर इस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालो। तो मैं आपको बता दूं इस इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी यूं कह दो हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी निकालना बड़ा मुश्किल है। एक टाइम था जब क्लासिकल मैकेनिक्स थी, अब क्वांटम मैकेनिक्स तक हम पहुंच गए। क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें अभी भी हमारी समझ के बाहर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। खैर ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है। हम उसमें चेंज में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर देन यू। हम किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जब चेंज की बात आती है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जब बात आती है, तो सोचो चेंजेस हम कौन से करते हैं? याद है आपको मैंने 3 तरह के चेंजेस की बात की थी। 3 तरह के चेंजेस की बात की थी। बेटा कौन कहां क्या पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। मैं जो बता रहा हूं अगर सही लगे तो वो यूज करो, अगर गलत लगे तो वो आपकी इच्छा है। तो किसी ने कोई कहां क्या पढ़ रखा है, सही गलत मुझे नहीं पता। मैं जो बता रहा हूं वो 100% सही है, 100% सही। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 तरह के चेंजेस की बात करते हैं। केमिकल चेंज, फेस चेंज, बिल्कुल सही कहा, और चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब इन तीनों तरह के चेंजेस की अगर हम बात करें, तो क्या इनमें से किसी में भी ऐसा हो रहा है कि किसी का न्यूक्लियस ही बदल रहा है? नहीं बदल रहा। ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन का ही रहता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो किसी के न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, किसी के मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो मास पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। तो जो चेंजेस हम कर रहे हैं उनमें इन तीनों एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं उन चेंजेस में इन तीनों एनर्जीज में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। मास वहीं का वही रहता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस वही रहता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहता है। तो इन तीनों एनर्जीज में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं चेंज की बात कर रहा हूं तो फॉर ए चेंज यानी चेंज इन एनर्जी वो किसके कारण होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बाकी की इन तीनों में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी अब हम हमेशा चेंज की ही बात करेंगे, अब हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ही बात करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या इंटर एटॉमिक फोर्सेज, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक, दोनों वर्ड नहीं लिख रहा हूं मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो हमें बाकी एनर्जीज को सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी एनर्जीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मान लो कि ये एनर्जी है ही नहीं, हम कह देते हैं कि मान लो कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, मास के कारण कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी केवल किसके कारण है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऐसे बोल दिया जाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप करते हो उनमें आप चेंजेस ही निकालते हो, इसीलिए ये कह सकते हो कि यार ये तो कोई एनर्जी है ही नहीं, इनको आप भूल सकते हो। फर्दर
इसी में मैं ऐड करूं फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं होते। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही नहीं होंगे तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। तो एक आइडियल गैस के लिए यहां पर भी डेल्टा लगा दो, क्योंकि यहां पर भी डेल है तो यहां पर भी डेल लगा रहा हूं। तो फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस जीरो, ये एनर्जी भी जीरो हो गई साहब। यानी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी, एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज तभी होगी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। कह सकते हो क्योंकि बाकी कोई एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं रही है, पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एक आइडियल गैस के लिए एनर्जी में जो भी चेंज होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ही होता है। और अब हमें पता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, अब हमें यह पता है किसी भी सब्सटेंस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। काइनेटिक एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होगी, राइट? कह सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन होगी। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी भी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी भी केवल किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का ही फंक्शन है। किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस। यानी फॉर एन आइडियल गैस आप ये कह सकते हो internal energy will be the function of temperature only. Internal energy will be function of temperature only. इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो कि टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस। अदरवाइज इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगी। हाँ, यहां पर मैं आपको बता दूं केवल टेम्परेचर की टर्म्स नहीं होगी, अलग कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी होगी। लेकिन ऑक्सीजन के लिए कुछ कांस्टेंट टर्म्स अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी। ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, नाइट्रोजन की इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा, राइट? हीलियम की इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज होगा। ध्यान रखना ये सारा पार्ट मैं किसके लिए डिस्कस कर रहा हूं? फॉर एन आइडियल गैस। कंफ्यूज मत हो जाना। काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस मतलब आइडियल, रियल, सॉलिड, लिक्विड। ढंग से लिखना इस चीज को। ये वाली बात हर एक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाली चीज केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडियल गैस के लिए। दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर एनी सब्सटेंस। सब कुछ बोल दिया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी को क्यों जीरो किया? इसलिए जीरो किया पोटेंशियल एनर्जी को क्योंकि आइडियल गैस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। आइडियल गैस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही नहीं है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां पर। अब बात आती कि हम केवल आइडियल गैस तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम आइडियल भी डिस्कस करेंगे, रियल भी डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड भी डिस्कस करेंगे। तो बाकियों के लिए क्या होता है? बाकियों के लिए क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। इन जनरल, इन जनरल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है? तो इंटरनल एनर्जी में फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी सब्सटेंस इंटरनल एनर्जी जो है पता किसका फंक्शन होती? एक तो सब्सटेंस कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसके प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, और उसके यूं कह दो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। इवन ये चार पैरामीटर्स होते हैं। एक सब्सटेंस कौन सा है,
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसमें एक और बात आती, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स। चार में से कोई भी तीन लिख सकते हो, बिकॉज अगर आपके एक्सप्रेशन में प्रेशर की टर्म्स हैं तो मैं उसको वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स की टर्म में लिख सकता हूं, बिकॉज हमें रिलेशन पता होता है। हमें रिलेशन पता होता है। प्रेशर को मैं वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स की टर्म में लिख सकता हूं। यानी यहां पर इसको यूं कह दो, फंक्शन ऑफ सब्सटेंस। आप चाहो तो इसको मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको लगेगा सर ये तो केवल आइडियल के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एन आर टी आप यूज करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आइडियल केस के लिए तो कर ही सकते हैं। जो वंडरवॉल इक्वेशन होती है उसमें भी वेरिएबल तो यही होते हैं। उसमें भी वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स ही होते हैं। बाकी की जो दो पैरामीटर होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, ए और बी। तो वहां से भी आप प्रेशर को मोल्स, वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हो। तो आइडियल के लिए भी कह सकते हो, रियल के लिए भी कह सकते हो, और जो वंडरवॉल इक्वेशन है ये मैं आपको बता दूं, रियल गैसेस के लिए भी लगा सकते हो और सॉलिड और लिक्विड के लिए भी लगा सकते हो। सुन के थोड़ा आपको लग रहा होगा अजीब सा है, बट आप लगाते हो। वंडरवॉल इक्वेशन रियल गैस के लिए भी लगाते हो, सॉलिड लिक्विड के लिए भी लगा सकते हो, राइट। तो इसलिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि फॉर एनी सब्सटेंस इंटरनल एनर्जी जो होती है, कि एक तो सब्सटेंस कौन सा है, वाटर है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कुछ और सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस कौन सा, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यानी ये तीन कोई से भी पैरामीटर ले लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स में से, वापस मत पूछना बार बार, चार में से बाकी कोई से भी तीन पैरामीटर आप यहां पर लिख सकते हो, राइट। चाहे तो ये लिखो, चाहे तो ये लिखो, कोई सा भी आप यहां पर लिख सकते हो। अभी मैं इस वाले पार्ट को यूज करूंगा, सब्सटेंस, मोल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब ढंग से सुनना। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई हम चेंज कर रहे हैं, फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा इसका लॉजिक क्या है, अगर ये भी कोई पूछना चाहे कि सर इन्हीं चार पर क्यों कर रहा है, तो इसका सिंपल सा ये समझो, ऐसे कहो कि दो कंटेनर है, इमेजिन ऐसे करो दो कंटेनर है, और मैं आपसे कह दूं कि यार इसमें जो सब्सटेंस है वही सब्सटेंस इसमें है। एक इंफॉर्मेशन, दोनों में सब्सटेंस सेम है। केवल सब्सटेंस सेम होने से तो एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि किसमें क्वांटिटी ज्यादा है किसमें कम है वो नहीं पता। तो पहली इंफॉर्मेशन मैंने कही कि सब्सटेंस दोनों में सेम है। दूसरा मैंने कहा कि दोनों के मोल्स सेम है, मतलब मोल्स या मास जो भी कह दो, इसमें जितना सब्सटेंस है उसमें भी उतना ही सब्सटेंस है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि बाकी के पैरामीटर्स नहीं पता। जैसे मान लो मैं कह दूं वॉल्यूम भी दोनों कंटेनर का बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, लेकिन अभी भी हो सकता है किसी का प्रेशर, टेम्परेचर कम ज्यादा हो, किसी का अलग हो, ऐसा हो सकता ना। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा टेम्परेचर या प्रेशर भी सेम है, यानी सब्सटेंस सेम कर दिया, मोल सेम कर दिया, वॉल्यूम सेम कर दिया, और जैसे ही मैंने कहा कि प्रेशर भी सेम है, जैसे ही प्रेशर सेम कहा टेम्परेचर भी सेम होगा, यानी कुछ भी अलग हो ही नहीं सकता। फिर सब्सटेंस सेम, मोल सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर भी सेम, टेम्परेचर सेम तो प्रेशर सेम, प्रेशर सेम तो टेम्परेचर सेम, यानी सब कुछ सेम है तो दोनों की एनर्जी भी सेम होगी। यानी अगर ये चार पैरामीटर सेम हुए, अगर ये चार पैरामीटर सेम हुए तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी। सोनू बेटा ये बार बार जो आप कमेंट कर रहे हो ना, अब की बार किया तो ब्लॉक कर दूंगा। सुनते रहो चुपचाप, पहले जब खत्म कर लूं तब कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछना, और या एक बार लिख दो, तुम्हें लग रहा है रिप्लाई नहीं किया तो फिर मत लिखना। चलिए, तो अगर ये चार पैरामीटर सेम हैं तो एनर्जी भी सेम होगी, फिर वो अलग अलग हो ही नहीं सकती, फिर वो एनर्जी अलग अलग हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैंने कह दिया कि कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है। अगर केमिकल भी चेंज नहीं हो रहा, फेस चेंज भी नहीं हो रहा, तो सब्सटेंस तो वो का वही रहेगा।
सब्सटेंस ही नहीं बदल रहा। मोल्स भी उतने ही रहेंगे क्योंकि केमिकल और फेस चेंज होने पर मोल्स बदलते हैं, तो मोल्स भी नहीं बदल रहा। यानी अगर आप कोई चेंज कर रहे हो और केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि केमिकल चेंज होने से सब्सटेंस बदलता है, ए प्लस बी रिएक्ट करके सीओडी बनाते हैं तो सब्सटेंस बदलते हैं, मोल्स किसी के कम होते हैं किसी के ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो कह सकते हो यार इस फैक्टर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट। इस फैक्टर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये भी कांस्टेंट। तो अब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा? वी और टी के कारण होगा। तो अगर कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में जो अब चेंज होगा वो केवल वी और टी के कारण होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कारण होगा। वी और टी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, पी और टी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, पी और वी भी लिख सकते हो, कोई भी दो पैरामीटर, कोई भी दो पैरामीटर। अब मोल्स कांस्टेंट हो गए, सब्सटेंस फिक्स हो गया, जो भी चेंज होना है वो इन्हीं के कारण होगा। और हम बात ही किसकी करेंगे? चेंज की। तो इसीलिए हमें केवल इन्हीं पैरामीटर्स को कंसीडर करना है, हमें केवल इन्हीं पैरामीटर्स को कंसीडर करना है, कोई से भी दो। अब एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि ये तो पता चल गया कि जो चेंज होगा वो इन्हीं पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सप्रेशन क्या होगा? अब सुनना यहां पर, तो हमें चेंज निकालना है, क्योंकि मैंने क्या कहा चेंज से ही मतलब है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब दो वेरिएबल के फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे करें? थोड़ा बहुत आइडिया है, सुन लो मेरी बात। दो वेरिएबल के फंक्शन को, जैसे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। पहली चीज तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, वेरिएबल तो यहां पर एक्स ही है, बट इसके दो पार्ट्स जरूर कह सकते हो, दो पार्ट्स है, वेरिएबल एक ही है। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है आप सबको पता है, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को कांस्टेंट रखो। फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को कांस्टेंट रखा, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट रखो और सेकंड को डिफरेंशिएट किया। ऐसे चाहो तो इस dx को यहां नीचे रखो, चाहो तो इस dx को इधर लाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये वाली टर्म भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं और इस dx को मैं यहां और यहां पर भी लिख सकता हूं। यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू डी एक्स, यहां पर भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू डी एक्स, राइट। लेकिन दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो अब क्या करोगे? लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3। अब ये दो वेरिएबल है, यहां क्या करें? इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वही बाई पार्ट्स की तरह ही होता है, लेकिन पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, y को क्या रखा कांस्टेंट y3, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसीलिए इंटू dx, फिर x को कांस्टेंट रखा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 3y स्क्वायर, और सिंस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इंटू dy। ये किया जाता है। अब इसी को मैं, ये तो क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन था तो हमने डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अगर मान लो आपको एक्सप्रेशन नहीं पता होता तो आप इसको मैथमेटिकली पता कैसे लिखते? ये वाली टर्म क्या लिखी आपने, इसको फोकस करो और इसको फोकस करें अगर, तो आपने क्या किया, एफ के रेस्पेक्ट, एफ को डिफरेंशिएट किया, एफ को फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट, कीपिंग वाई कांस्टेंट, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसीलिए इंटू डी एक्स। डी और डेल ये दोनों साइन लिखे जाते हैं। वैसे तो आप कोई भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है डी का लिखना डी लिखो, डेल, बट डेल लिखने से पता क्या समझ में आता है कि हमने किसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
जब पार्शियली डिफरेंशिएट वर्ड यूज होता ना कि यार किसी को कांस्टेंट रखा हुआ है, तब मोस्टली हम डेल का साइन यूज करते हैं। तो इसीलिए यहां पर मैंने डेल का साइन लगाया, क्योंकि हमने y को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर भी हमने f को डिफरेंशिएट किया है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। किसको कांस्टेंट रखा हुआ है, x को इंटू डी वाई। ये लिख लो, ये साइड में बॉक्स बना के लिख लो कि ये हो क्या रहा है। एक्चुअली यहां तक तो फिर भी समझ में आता, लेकिन जब ऐसे एक्सप्रेशन लिखो ना, तो बहुतों को लगता है सर ये क्या लिख दिया, ये कुछ अलग से नहीं लिखा है, वही चीज लिखी है। यहां से देखो, इस f की जगह एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लिखो, डिफरेंशिएट करो, लेकिन y को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो केवल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई क्यूब एज इट इज यहां आ जाएगा। ये लिखना आना चाहिए। लिख लिया है तो बोलो यस सर लिख लिया। ये पता होना चाहिए कैसे क्या कर रहे हैं। पता आप में से बहुतों के साथ क्या प्रॉब्लम है, पढ़ एक चीज रहे हैं, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया की जानकारी चाहिए साहब। जो चल रहा है उसके अलावा सब कुछ जानना है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूं, जो इससे कनेक्टेड चीज है, जो इससे रिलेटेड बात है, वो सब मैं बता दूंगा। उसके अलावा जो भी बात है, अगर आपके दिमाग में है तो ये समझ लो कि वो इससे कनेक्टेड नहीं है, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो आपके राइट नाउ किसी काम की नहीं है। उसको दिमाग से निकालो, अपना दिमाग खाली करो, ताकि जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में घुस सके। होता क्या है, जो मैं बता रहा हूं तो पता नहीं, आपको लगता है कि इससे कुछ भी कनेक्टेड है, तो आप उसको बीच में घुसा देते हो, जबकि उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। और अननेसेसरली एक तो आपका दिमाग ऑक्यूपाई होता है, और जब आप वो पूछते हो, अगर मैं उसका रिप्लाई करूंगा तो हम सबका टाइम खराब होगा। तो इसलिए जो मुझे बताना है, जो आपको पता होना चाहिए थर्मोडाइनमिक्स में, वो सब मैं बताऊंगा, वो सब मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो कुछ अगर लगता है यार मेरे को तो ये भी पता है, तो समझ लो वो इससे कनेक्टेड ही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस है, आपने जबरदस्ती दिमाग में भरा पड़ा है। आप उससे उसको हटाओ, दिमाग को खाली करो उससे। राइट, अब मैं वापस इस पार्ट पर आ रहा हूं। तो यहां पर भी अगर मैं इंटरनल एनर्जी में को डिफरेंशिएट करता हूं, इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करता हूं, ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है, वी और टी, एक्स और वाई नहीं है, यहां वी और टी है। तो इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किसको कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को इंटू डी टी। फिर सेकेंड टाइम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसको कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को इंटू डीवी। ठीक है, वही चीज लिखी है, वहां एक्स और वाई थे, यहां टेम्परेचर और वॉल्यूम है। यहां टेम्परेचर और वॉल्यूम है, जब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट इंटू डी। जब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा इंटू डीवी। फाइनली आप यूं के इधर, सॉरी, इधर डी यू ही लिख दो। ये क्या एक्सप्रेशन बता रहा है, ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। जरूरी नहीं कि वी और टी यूज करो, आप पी और टी भी यूज कर सकते थे, वेरिएबल पी और टी भी, या वेरिएबल पी और वी, कोई सा भी कर सकता था। इसको यूज कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं, बट राइट नाउ मैं वी और टी को यहां पर यूज कर रहा हूं। अब अगर मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है
चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आप कह सकते हो आपको एक तो ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10, ऐसे ही कुछ सोच लो 5 और 10, यहां 5 पुट कर दूंगा, यहां 10 पुट कर दूंगा, इसको T1 से T2, इसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगा अगर आप टेम्परेचर T1 से T2 और V1 से V2 चेंज कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट आए इसके चांसेस कम है। कोई बात नहीं, अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो इंटीग्रेट कर देंगे, ये वॉल्यूम का फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट कर देंगे। यानी क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमारा ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है ये वैल्यूज कहां से आएगी, ये वैल्यूज कहां से आएगी? तो मैं आपको बता दूं इसमें से एक वैल्यू तो आपको पता है, कौन सी? ये वाली, ये आपको पता है। क्या है ये? पता है? यस, सही बोल रहे हो, सीवी। कैसे आया सीवी? वो यहां लिख के बता रहा हूं मैं। याद करो, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जब हमने डिस्कस किया था तो Q बाई डी टी इक्वल्स टू क्या लिखा था? C। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये QV, तो ये CV, राइट? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये QV, ये CV। अभी फर्स्ट लॉ आया नहीं है लेकिन मुझे लगता है वो फर्स्ट लॉ आप सबको पता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है du इक्वल्स टू Q प्लस W, du इक्वल्स टू Q प्लस W। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, तो QV इक्वल्स टू du हो जाएगा। कह सकता हूं यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये QV किसके बराबर है? du। तो इस QV की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? du अपॉन dt। कब लिखा हमने? एट कांस्टेंट। ये सारा डिस्कशन किस पर हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू CV। डी लिखो या डेल लिखो, मैंने पहले ही कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है कि डेल यानी वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो du अपॉन dt, चाहो तो डेल लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिखा जा सकता है? CV। CV dt प्लस डेल्टा U बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dV। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके हमारे पास आई है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, इससे अभी बहुत सारे रिजल्ट्स मैं निकालूंगा, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स अभी आएंगे। लेकिन ये इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर कोई सब्सटेंस आपके पास है जिसमें कोई केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आप उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो यहां से आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी ये वाली वैल्यू नहीं पता, यही पता चली, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है, इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये फॉर्मूला केमिकल और फेस चेंज पे नहीं लगाओगे, केमिकल और फेस चेंज पर नहीं लगाओगे। जब भी कभी ये फॉर्मूला बोलोगे कि सर du इक्वल्स टू सीवी डी टी प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी, जब भी ये फॉर्मूला कहीं लिखोगे साथ में हमेशा बोलोगे फॉर ए सब्सटेंस नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज, नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल एंड फेस चेंज। ये नहीं बोलोगे तो भूल जाओगे और फिर अप्लाई कर दोगे। ये बहुत कॉमन एरर है, हर कोई लगता है अच्छा इक्वेशन है लगा दो, केमिकल फेस चेंज सब पे लगा देते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको नहीं पता है, बहुतों को थर्मोडायनेमिक्स इससे आगे समझ में ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी मैं डिराइव कर रहा हूं ना, वो ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता जिस तरह से मैं आपको ये डिराइव करके बता रहा हूं, और उसके कारण थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि ये जो मैं बता रहा हूं थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो ही थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगी। अगर ये नहीं समझ में आई ना तो थर्मोडायनेमिक्स कहीं नहीं समझ में नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। रट रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, किस्मत है वो सही हो रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल है ठीक है, हो जाते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, बट अगर ये समझना बहुत जरूरी है क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बहुत सारे रिजल्ट्स बताऊंगा,
कुछ नहीं, सब समझ में आएगा। बस सोचो कि हाँ मुझे ये समझना है, जो सर कह रहे हैं वो मुझे समझना है, मैं समझ के रहूंगा, बातों को सुनना है, दिमाग में रखना है एकदम अच्छी तरह से। एक बार नहीं सुनूंगा, 2 बार सुनूंगा, 3 बार सुनूंगा, ताकि ये सारी बातें समझ में आ जाए। अब यहां पर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं उस पर आ रहा हूं, फिर इसको यूज करेंगे, इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है उसको समझना। लेट्स से ये जो डीएफ है ये क्या, चेंज इन एफ। एफ में चेंज जब हम एक्स और वाई में चेंज कर रहे हैं, यानी एक्स और वाई में चेंज करने पर एफ में इतना चेंज होगा। यस, एक्स में कुछ चेंज कर रहे हो, वाई में कुछ चेंज कर रहे हो, उसके कारण एफ में हम कुछ चेंज निकाल रहे हैं। अब यहां पर दिव्यांशु बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर बोला था ना कि वर्क डन 0 होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, हाँ या ना। और यहां पर सारी कंडीशन किसकी है, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा। अब मैं वापस यहां पर आ रहा हूं, सपोज करो, एक सेकंड के लिए सुनना, कि अगर मैं आपसे यहां कह दूं कि यार मैं केवल एक्स में चेंज कर रहा हूं, वाई में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्स में चेंज कर रहा हूं, वाई में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर कौन सी वैल्यू को आप 0 पुट करोगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं केवल एक्स में चेंज कर रहा हूं, वाई में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो पॉइंट आता है, अगर अब मैं वाई में कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो एक तो ये दिख रहा है डी वाई, इसको 0 कर देंगे। लेकिन इसके साथ एक डाउट होता है, डी वाई चेंज इन वाई यहां पर भी है, डी वाई यहां पर भी तो है, डिनोमिनेटर में भी तो है, तो क्या इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी 0 पुट करूं, इसको भी 0 करूं, और अगर इसको भी 0 करूं और इसको भी 0 करूं, तो ये तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। समझ में आई बात मेरी। भाई ये भी तो क्या है, चेंज इन एफ विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। समझ, पहले प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं मैं वाई में कोई चेंज ही नहीं कर रहा, अगर मैं वाई में कोई चेंज नहीं कर रहा, फिर भी एक्स के कारण एफ में तो चेंज होगा, यानी अगर आप एक्स में भी कुछ चेंज करोगे तो इस पर इसका कुछ एफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। वाई के कारण भी कुछ हो सकता है, एक्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं वाई में कोई चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर अब मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर y कांस्टेंट है ना, तो इसको तो आप 0 करते हो, इसको नहीं करते हो। इसका मतलब मैं समझाता हूं, ये टर्म क्या बता रही है, आपको पता है ये टर्म क्या बता रही है। ये टर्म ये कह रही है कि राइट नाउ, इस वाली टर्म की बात करूं, ये टर्म ये कह रही है पार्शियली डिफरेंशिएशन, यानी ये वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगा, इस वैल्यू को ओवरऑल चेंज से कोई लेना देना नहीं है। ये वैल्यू ये बता रही है कि अगर आप y में इतना सा चेंज करते हो x को कांस्टेंट रखते हुए, तो f में इतना चेंज होगा। y में चेंज करने पर कीपिंग x कांस्टेंट, f में इतना चेंज होगा। यानी ये जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं y में चेंज करके निकाल रहा हूं और x को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ये वैल्यू मैंने नहीं निकाली, मान लो किसी और ने निकाल के मेरे को दे दी, किसी और ने ये वैल्यू निकाल के मुझे दे दी कि भाई ये वैल्यू है कि y में जब चेंज करोगे कीपिंग x कांस्टेंट, तो f में इतना चेंज होगा। अब आप कहते हो नहीं यार मैं तो y में चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो वो आपसे कहेगा ठीक है आप यहां dy इसको 0 कर दो, बात खत्म। बट ये वाली वैल्यू थोड़ी 0 होगी,
ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये तो डिफाइन ही वैसे हुई है। कैसे कि y में इतना सा चेंज करने पर f में कितना चेंज हो रहा है, कीपिंग x कांस्टेंट। ये डेटा तो कोई और निकाल रहा है। अब आप कहते हो कि नहीं साहब मेरा तो एक्स वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप dy को जीरो कर दो। मेरे एक्स में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको भी जीरो कर दो, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। आप अगर ये कहता हूं कि मैं एक्स में चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है आप नहीं कर रहे हो ना, ये वैल्यू तो उसी तरह से निकाली गई है। ये वैल्यू जो निकाली गई है वो तो उसी तरह से निकाली गई है। कैसे? एक्स में चेंज करके। इनफैक्ट यहां पर ऐसे देखा जाए तो इस वाली वैल्यू में तो x कांस्टेंट है, इस वाली वैल्यू में y कांस्टेंट है यहां पर। यानी ये डेटा जब किसी ने निकाला है तो उसने x को कांस्टेंट रखा हुआ है, ये डेटा जब किसी ने निकाला हुआ है इसने इसमें y को कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये डेटा जब किसी ने निकाला तो उसने x को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो क्या राइट नाउ हमारे यहां पर x और y कांस्टेंट है? नहीं है। x और y कांस्टेंट नहीं है, ना तो x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है। हम ये लेकिन ये वैल्यू निकालते वक्त तो x और y कांस्टेंट है। इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूं। मैं अभी आपको हो सकता है कि बहुतों को ये नहीं क्लियर कर रहा हूं कि सर कहना क्या चाहते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये पॉइंट पुट करना चाहता हूं कि ये जो y कांस्टेंट है केवल इस वैल्यू को मेजर करते हुए है, ये x जो कांस्टेंट है वो इस वैल्यू को मेजर करते हुए है। ये डेटा जो मेजर किए गए हैं, ये डेटा जो कैलकुलेट किए हुए इसमें x कांस्टेंट है, इसमें y कांस्टेंट है। बट अब आप कहते हो कि मैं जो कर रहा हूं यानी हम x और y में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर आप x में चेंज और यहां पर y में चेंज पुट कर सकते हो। ओवरऑल जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसमें ना तो x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो y कांस्टेंट है, तो केवल इसको जीरो करो। अगर आपको लगता है कि x कांस्टेंट है तो इसको जीरो करो। अभी शीट डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मैं इस चीज को लेके आ रहा हूं। अब समझ में आएगी प्रॉब्लम क्या है, किसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। यहां पर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? CV। क्या लिख दिया? CV। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है, क्या ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, या वॉल्यूम चेंज हो रहा है तब भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो? क्या ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, या वॉल्यूम वेरी कर रहा है तब भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? बहुतों ने बोला है सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता। क्यों? इस V को देख के। तो ऐसे तो मैं इस V को देखूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, और इस T को देखूं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो ये dt भी जीरो ये dv भी जीरो, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या यहां V लिख दिया और यहां T लिख दिया इसका मतलब आप जो चेंज कर रहे हो उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है? मोल्स पहले कांस्टेंट थे, वॉल्यूम को भी कांस्टेंट टेम्परेचर को भी कांस्टेंट, तो फिर चेंज क्या हो रहा है भाई? फिर चेंज क्या हो रहा है? चेंज किस में होता है? मोल्स कांस्टेंट तो बचे क्या? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में से आप दो को कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, दो को कांस्टेंट नहीं रख सकते हो, किसी एक को फिर भी रख सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ वी वॉल्यूम कांस्टेंट हमने रखा हुआ है, यहाँ टी लिखा हुआ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर आप कर क्या रहे हो? फिर आप कर क्या रहे हो? यहां V कांस्टेंट यहां लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इस वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट है। अदरवाइज आप जो चेंज कर रहे हो उसमें ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी तो dt लिखा है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी dv लिखा है। अगर मैं कह दूं कि मेरा तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो ये जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये जीरो, du जीरो। क्यों? क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। यानी ये CV जो मेजर हुआ है ये तब, या ये CV जो कैलकुलेट हुआ है ये तब हुआ है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी
इस वैल्यू को निकालते वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट राइट नाउ जो चेंज आप कर रहे हो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वो डेटा आप यहां पर यूज कर सकते हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते जरूर है, समझ में नहीं आता, बस कर देते हैं सर, एक को कांस्टेंट रखो दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर क्या करो दूसरे को कांस्टेंट रखो पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, हो गया। अरे हुआ क्या, समझा तो कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स लगाइए, मैथमेटिक्स अलग चीज है, उसका एप्लीकेशन समझो कि यहां पर व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि इस वैल्यू को कैलकुलेट करते वक्त केवल वॉल्यूम कांस्टेंट है, अदरवाइज इस पूरे चेंज में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। हां, अगर कोई कहते कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं इस डीवी को जीरो कर दूंगा, अगर कोई कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं इस डीटी को जीरो कर दूंगा, और अगर आप पहले ही कह रहे हो कि जो चेंज आप कर रहे हो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर ये टर्म लिख क्यों रहे हो? मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है उसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा, फेस चेंज नहीं हो रहा है, ये कंडीशन है, अदरवाइज वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं और सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। ये इसको ऐसे थोड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, शायद उससे थोड़ी और बात समझ में आए। जैसे कार है, कार का मुझे माइलेज चेक करना है, कार का मुझे माइलेज चेक करना है, तो मैंने क्या किया, कार को एक बहुत ही स्मूथ सी सरफेस पर लेके गया, शानदार रोड थी, और उस पर कार को चलाया और कार का कुछ माइलेज आ गया, ठीक है, अच्छा खासा ही आएगा। अब मैंने क्या किया, उस कार को एक नॉर्मल रोड पर चलाई, आपको भी पता माइलेज कम आएगा नॉर्मल रोड पर, तो उसका माइलेज कम आया। अब कार, वो रोड कितनी खराब है उसके अकॉर्डिंग माइलेज कुछ कम आएगा। तो अब आप कह सकते हो कि यार एकदम अच्छी वाली सरफेस पर कार का माइलेज जो था वो मान लो कुछ एम था, लेकिन जब रोड खराब है तो उस पर माइलेज कुछ एम मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ फैक्टर से हो जाएगा, एम मल्टीप्लाइड बाय समथिंग फैक्टर। ये एम क्या है, कौन सी रोड पर कार का माइलेज है, जब वो बहुत स्मूथ थी, और ये वाला माइलेज कौन सी सरफेस पर है, जब उबड़ खाबड़ रफ सरफेस कुछ है। बट ये डेटा तो बहुत ही स्मूथ सरफेस का है, बट ये डेटा कब का है, जब रफ सरफेस है। यानी स्मूथ सरफेस के डेटा से आप रफ सरफेस का माइलेज निकाल पा रहे हो। उसी तरह से ये सीवी कब मेजर हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीवी को यहां पर भी तभी यूज करूंगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है। वो मेजर उस कंडीशन पर हुआ है, लेकिन राइट नाउ मैं उसे यूज कर सकता हूं चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, केवल इस वैल्यू में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस सीवी मेजर करते वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट है, अदरवाइज मैं जब इसको यूज कर रहा हूं तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इस डीवी को जीरो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। राइट, सुन लेना वापस इसी तरह से। तो ये डेटा इक्वेशन हमारे पास आई है, अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, हेडिंग डालो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ above equation। Case 1, for an ideal gas not undergoing, for an ideal gas undergoing any process। देखो, अंडरगोइंग एनी प्रोसेस में थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूं, प्रोसेस वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई केमिकल और फेस चेंज ना हो। तो अंडरगोइंग एनी प्रोसेस मतलब वो आइसोकोरिक भी हो सकता है, आइसोबारिक भी हो सकता है, एडियाबेटिक भी हो सकता है, कोई और हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए,
केमिकल और फेस चेंज नहीं होना चाहिए। और सब्सटेंस कौन सा है? आइडियल गैस। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सोचो क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन ये हो सकता है कि एक आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। और आपने यहां टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इस u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अगर यह फंक्शन ही टेम्परेचर का है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये डेल्टा u बाय डेल्टा v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। इसको ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आप इंटरनल एनर्जी में चेंज ही नहीं कर पाओगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी ये वैल्यू एक आइडियल गैस के लिए, ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो वो हमेशा ही जीरो होगी। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू बाय डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। तो बचा क्या यहां पर? डी यू इक्वल्स टू CVDT। और फॉर n मोल्स du इक्वल्स टू n CVDT, n मोल्स के लिए। और अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो थर्मोडायनेमिक्स में जनता को आता है, ये फॉर्मूला किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। क्या आप ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्या आप ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब आइडियल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है? अभिनव क्वेश्चन नंबर लिखो, ऐसे मत बोलो। यानी चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, चाहे ये डीवी जीरो हो, चाहे ये डीवी जीरो ना हो, ये फॉर्मूला तो यूज होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये डीवी जीरो होगा, लेकिन ये डीवी जीरो हो या ना हो, सेकंड टर्म तो हमेशा जीरो है। इसलिए एक आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, हमेशा यूज होगा। और चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। इसी में मैं बताता हूं कंफ्यूजन क्यों बढ़ जाता है। केस 2 कंफ्यूजन इसलिए बढ़ता है फॉर ए रियल गैस undergoing isocoric process, constant volume process। ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, एज इट इज याद होनी चाहिए। अब एक रियल गैस की हम बात कर रहे हैं। एक रियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो क्या रियल गैस के लिए भी इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन है? नहीं, एक रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है। तब एक रियल गैस के लिए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ ना, इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का भी फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का ही फंक्शन है, यूं कह सकते हो। तो यहां पर अब अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये जीरो तो नहीं होगा, ये जीरो तो नहीं होगा। इसको ऐसे समझ लो, यानी किसी एक को कांस्टेंट रखा है, दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहां पर अब ये वाली टर्म एक रियल गैस के लिए तो जीरो नहीं होगी। लेकिन अब मैंने ऊपर कंडीशन क्या डाल दी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जो प्रोसेस में कर रहा हूं उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी जो प्रोसेस मैंने किया है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी डीवी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब डीवी जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? सीवीडीटी। और एन मोल्स के लिए एन सीवीडीटी। लेकिन एक रियल गैस के लिए ये फॉर्मूला कब आया? ये फॉर्मूला कब आया? जब आपने यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट माना है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी फॉर्मूला वही है। आइडियल गैस के लिए भी यही फॉर्मूला आया, डी यू इक्वल टू एनसीवीडीटी। रियल गैस के लिए भी यही फॉर्मूला आया, एनसीवीडीटी। लेकिन एक आइडियल गैस के लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। बट एक रियल गैस के लिए यही फॉर्मूला आप तब लगा पाओगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम वेरी कर रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जनता को लगता है सर डी यू इक्वल टू एनसीवीडीटी लगा ले क्या? तो रियल गैस के लिए आता है तो मैं कहता हूं नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते?
क्योंकि मैं कहता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लगा सकते, तभी लगाओगे जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो बहुतों को लगता है अच्छा यार सीवी लिखा हुआ है ना, तो उनको लगता है अच्छा सीवी को देख के मतलब तभी लगेगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर क्वेश्चन आता है आइडियल गैस का, और फिर फॉर्मूला आता है डी यू इक्वल टू एनसीवीडीटी, तो मैं कहता हूं लगा लो फॉर्मूला, लगा लो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो लगा लो। कंफ्यूजन अब समझ में ही नहीं आती साहब, यहीं से थर्मोडायनेमिक्स समझ में आना बंद हो जाती है, क्योंकि लगता है कि यार ये फॉर्मूला तो तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और हो सकता है कोई टीचर पढ़ाते वक्त आपसे कह दे कि हाँ ये फॉर्मूला तो तभी यूज होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन किसके लिए? रियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए भैया हमेशा यूज कर सकते हो। जो जेई देते हैं बहुतों को नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हो रहे हैं, उन्हें नहीं पता भाई। अभी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, आप में से बहुतों ने शायद हो सकता है थोड़ी बहुत थर्मोडायनामिक्स कहीं पढ़ रखी हो, क्योंकि 11th में है, तो हो सकता है आप में से बहुतों ने कुछ पढ़ रखा हो। उनके लिए मैं बता दूं ये उनके बहुत बड़े बड़े डाउट्स है, या तो फिर क्या छोड़ दो, तो कुछ पता ही नहीं तो डाउट ही क्या है यार। जब कुछ आता ही नहीं है तो डाउट ही नहीं पता। प्रॉब्लम उनको आने लगती है जिनको कुछ समझ में आता है। उस स्टेज तक आओगे तब प्रॉब्लम समझ में आएगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी। रौनक कह रहा सर आप इतना अच्छा मत पढ़ाओ, कंपटीशन ऐसा। चिंता मत कर मैं, रौनक बहुतों को फिर भी नहीं पता होता है, और यहां पर भी जो सुन रहे हैं ना मैं बता दूं, वो आज सुन रहे हैं, उनको 10 दिन के बाद पूछोगे अच्छा ऐसा कुछ है, तो वो भी यही बोलेंगे नहीं पता। वो भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन ही नहीं करते, याद ही नहीं रखता, होमवर्क ही नहीं करते हैं, तो उनको भी कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, तो देखो आज के लिए यहीं तक। इसमें एक दो पॉइंट्स अभी और है, केस 1 लिया है, केस 2 है, केस 3 लेके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करके फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड आपको होमवर्क दूंगा, और सॉलिड स्टेट का S2 जो बचा हुआ वो भी करूंगा। सर मैंने जब किसी ने कुछ लिखा कि IIT खड़गपुर में कोई है मेरे से पढ़ा हुआ उसका, जो भी राइट। अच्छा विभूति झा, बिल्कुल याद है भाई, माई सीनियर ब्रदर, हाँ अच्छी तरह से विभूति। चलिए जी, चलो तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क S2 ही है जो कि हम करेंगे, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन ये अच्छी तरह से सुन लेना, देखो बेटा एक बार और अच्छी तरह से सुन लेना, पॉइंट्स जो लिखाए हैं वो थोड़े से लेक्चर को वापस देखोगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जहां जहां लगता है कि नहीं, तो एक बार थोड़ा स्पीड अप करके 1.5 या इस तरह से 1.25 की स्पीड पर वापस से सुन लेना। जितनी मेरी बातें घुसेगी ना अंदर तक, उतना समझ में आएगा। और ये सोचो कि मुझे ये समझना है। देखो अगर आप ये सोचो कि यार मेरे को तो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तब समझ में नहीं आएगा, तब समझ में नहीं आया। फील लानी पड़ती है, फील अपने आप नहीं आती है, लानी पड़ती है कि मुझे ये समझ में आएगा तभी आएगा। आप ऐसे न्यूट्रल बैठे रहोगे ना तो नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। कोशिश करोगे यार मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझना है, मुझे समझना है, तभी समझ में आएगी, बाकी नहीं आएगी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।